हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 9 वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। तो चैप्टर 9 को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था चैप्टर 8 जिसमें हमने अशोका के बारे में जाना था, उनके धम्मा के बारे में जाना था और इस तरीके से हमने मौर्यन इंडिया को देखा था। अब जो चैप्टर 9 है ये है पोस्ट मौर्यन इंडिया, मतलब मौर्यन एम्पायर का अब कोलैप्स हो चुका है, मतलब मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो चुका है और उसके बाद क्या चेंजेस आए इंडिया में पहले हम वो देख लेते हैं। तो मौर्यन एम्पायर आज से 2200 ईयर्स एगो ही पहले कोलैप्स हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था। तो जैसे ही मौर्यन एम्पायर ख़त्म हुआ तो जो इंडिया था वो अलग अलग पार्ट में टूट गया, मतलब वहाँ पे अलग अलग किंगडम्स उभर कर आए, क्योंकि मौर्य एम्पायर क्या करता था, सबको एक साथ रूल कराता था। मतलब इसमें ऐसे पार्ट नहीं थे कि नॉर्थ वेस्ट में कोई और आ रहा है, सेंट्रल इंडिया में कोई और। लेकिन अब जब मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो चुका है तो इंडिया को कुछ इस तरीके से देखा जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक्स आ जाते हैं, मतलब फॉरेन इन्वेशन हो जाता है और फॉरेन के लोग आ जाते हैं, हमला करते हैं, जिसमें इंडो ग्रीक्स होते हैं। इंडो ग्रीक्स के बाद आते हैं शाकास, फिर पार्थियंस और फिर कुशान्स। इसी तरह सेंट्रल इंडिया में शुंगा डायनेस्टी का आरंभ हो जाता है और कन्वा डायनेस्टी का। डेक्कन में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि सातवाहंस और वाकाटकास का रूल चलेगा और साउथ में संगम एज की शुरुआत हो जाती है, जिनमें 3 डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, चोला, चेरा एंड पंड्या। तो ये था कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया का जो छोटा सा हमने व्यू देखा वो कुछ इस तरीके से था। अब हम अपना चैप्टर 9 शुरू करते हैं जो है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, यानी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वाइटल विलेजेस यानी इम्पॉर्टेंट विलेजेस के बारे में और थ्राइविंग टाउन्स यानी संपन्न जो भी उस समय के शहर थे उनके बारे में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये चैप्टर भी शुरू होता है एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी किसकी है? प्रभाकर की। प्रभाकर sat watching the smith at the local shop. There was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out ready for sale. A bright fire was burning and 2 men were heating and beating metal rods into shape. It was very hot and noisy and yet it was fascinating to watch what was happening. तो कुछ नहीं है, प्रभाकर है जो कि स्मिथ की शॉप पर बैठा हुआ है। वो देख रहा है कि वहाँ पर वेल्डिंग वगैरह का काम चल रहा है, आयरन के टूल्स रखे हैं और वो ये सब बैठ के देख रहा है। तो यहीं से हमारे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये जो आयरन टूल है और एग्रीकल्चर है ये हमारी हिस्ट्री में कब से है, मतलब कब शुरुआत हो गई थी इनकी। तो हम वैसे चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं मेटल के बारे में, आयरन टूल्स के बारे में। अब और देखते हैं। तो देखिए, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि जो यूज़ ऑफ आयरन है वो आज से 3000 साल पहले ही शुरू हो गया था। लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स फाउंड इन मेगालिथिक ब्यूरियल्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो मेगालिथिक ब्यूरियल्स थी उसमें हमने देखा था कि लार्जेस्ट कलेक्शन, बहुत बड़ा कलेक्शन हमें देखने को मिलता था किसका? आयरन टूल्स का और वेपन्स का, क्योंकि वो ब्यूरियल्स में उनके साथ उनको दफन किया करते थे। तो जब बाद में हिस्टोरियंस को वो सब मिला तो उन्होंने इसके बारे में लिखा। यूज़ ऑफ एक्सिस एंड आयरन प्लाउशेयर, देखिए एक्सिस और आयरन प्लाउशेयर का यूज़ कब शुरू हो गया था? आज से 2500 साल पहले ही शुरू हो गया था। ये जो आयरन का प्लाव वो लोग यूज़ करते थे ये उनकी मदद करता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, एक स्टेप तो ये हो गई कि उन्होंने आयरन प्लाउशेयर का यूज़ किया। अगली स्टेप क्या हो गई? इरिगेशन। अब उन्होंने किसकी शुरुआत कर दी? इरिगेशन की। मतलब वो लोग पानी के चैनल बना दिया करते थे, कैनल से पानी लाया करते थे, वेल से, टैंक से, आर्टिफिशियल लेक बना दिया करते थे और इस तरीके से उनका इरिगेशन वर्क चलता था, मतलब खेतों में पानी देने का काम। अब देखते हैं कि विलेजेस में कौन रहा करता था। 3 काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जब हम देखेंगे कि जो नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट है उसमें अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, मतलब 3 तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। जब हम तमिल रीजन में जाते हैं तो हम देखते हैं लार्ज लैंड ओनर्स, जिनको तमिल में वेल्लार वो लोग बोलते थे। तो ये लोग क्या होते थे? लार्ज लैंड ओनर्स। सेकेंड टाइप है ऑर्डिनरी प्लाउमैन, जिसको उस हावार बोलते थे। ये तमिल की बातें हैं, ये सब हमको कहाँ से मिली कि ये सारे वर्ड्स हमें कहाँ से मिले ये सब भी हम देखेंगे अभी आगे। थर्ड, लैंडलेस लेबरर्स, जो
लेबरर्स मतलब जो मजदूर जिनके पास लैंड नहीं होता था उन्हें बोला जाता था कड़ाई सियार या आदिमाई। ओके, अब नॉर्थ में क्या सीन था देख लेते हैं। लार्ज लैंड ओनर्स या फिर विलेज हेडमैन, इन्हें बोला जाता था ग्राम भोजका। जहाँ यहाँ पे जो विलेज का हेड होता था या फिर आप बोल सकते जो लार्ज लैंड ओनर्स हुआ करते थे, मतलब जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी, उन्हें बोला जाता था ग्राम भोजका। ग्राम भोजका का क्या काम था? Functioned as a judge and policeman too. Powerful king used him to collect tax from village. He had slaves, worker to cultivate land. हेरिडिटरी पोस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्राम भोजिका की पोस्ट थी ये हेरिडिटरी थी, मतलब किसी के पापा अगर ग्राम भोजिका थे तो उनका बेटा भी वही बनेगा, फिर उसका बेटा भी वही बनेगा, तो हेरिडिटी के जैसे इनकी पोस्ट आगे बढ़ा करती थी। ही हैड स्लेव्स वर्कर्स टू कल्टिवेट लैंड। इनके पास लैंड को कल्टिवेट करने के लिए, जोतने के लिए कौन हुआ करता था? स्लेव्स हुआ करते थे और वर्कर्स हुआ करते थे। जो ग्राम भोजिका था ये बहुत पावरफुल हुआ करते थे, ठीक है। किंग यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम विलेज। जो राजा महाराजा होते थे वो ग्राम भोजिका को यूज करते थे, किसके लिए? ताकि वो विलेजेस से क्या लेकर आए? टैक्स कलेक्ट करके लेकर आए। इसके बाद फंक्शन जैसे जज एंड पुलिसमैन टू, तो ग्राम भोजिका कभी कभी जज भी बन जाया करते थे और पुलिसमैन का काम भी कर दिया करते थे। ये तो नॉर्थ में पहली टाइप के लोग हो गए। ये सेकंड कौन है? इंडिपेंडेंट फार्मर्स, इन्हें बोला जाता था गृहपति। ये छोटे छोटे स्मॉल लैंड ओनर्स जो होते थे उनको बोला जाता था इंडिपेंडेंट फार्मर्स। थर्ड थे लैंडलेस लेबरर्स, जैसे साउथ तमिल रीजन में था वैसे यहाँ पे था, इनको बोला जाता था दासा या कर्मकारा। अब देख लेते हैं अदर विलेजेस के क्या सीन थे। क्राफ्ट्स पर्सन वर ऑल्सो देयर। अब दूसरे विलेजेस में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हमको क्राफ्ट पर्सनस भी मिलते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ हुआ, पॉटरी वाले हुए, एट्सेट्रा। अब आगे हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर। तो आज से 2300 साल पहले ही किस चीज़ की शुरुआत हो गई थी? संगम लिटरेचर को लिखने की शुरुआत। These texts were called Sangam because they were composed and compiled in assemblies. तो इन टेक्स्ट को, ये जो लिखावट थी, इनको संगम इसलिए बोला जाता था क्योंकि इन्हें कंपोज और कंपाइल कहाँ किया जाता था? असेंबलीज में किया जाता था। असेंबलीज यानी असेंबलीज का ही उनने हिंदी वर्ड बोल दिया संगम्स, नोन एज संगम्स। और ये किसकी असेंबलीज हुआ करती थी? पोइट्स की, जो कि मदुरई सिटी में रखी जाती थी। इसके बाद देखते हैं अगला पैराग्राफ है फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। अब हम देखते हैं कि उस समय हमने सिटीज़ के बारे में और कैसे जाना, स्टोरीज से जाना, ट्रेवलर्स के थ्रू जाना, स्कल्पचर के थ्रू जाना और आर्कियोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं स्टोरीज। तो ये स्टोरी हुआ करती थी जातकास की। इसमें क्या होता था कि ये जो स्टोरी थी ये ऑर्डिनरी पीपल जैसे हम और आप जैसे लोग हैं वो इनको कंपोज किया करते थे। फिर जो बुद्धिस्ट के मॉन्क्स थे वो इनको लिखते थे और प्रिजर्व कर दिया करते थे। फिर हम जानते हैं स्कल्पचर्स को। स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन्स, ये लोग क्या करते थे? सीन्स को कार्विंग, सीन्स की कार्विंग किया करते थे, जिसमें अपन देख सकते थे कि टाउन्स के पीपल रहा करते थे, विलेजेस होती थी और फॉरेस्ट होते थे। इनका और क्या काम था? ऑल्सो यूज टू डेकोरेट रेलिंग्स, पिलर्स, गेटवे ऑफ बिल्डिंग। जो रेलिंग्स होती हैं, पिलर्स होते हैं और बिल्डिंग के जो गेटवे होते हैं वहाँ पर भी ये लोग कार्विंग किया करते थे। इन मैनी सिटीज रिंग बेल्स वर देयर, रोज ऑफ पॉट्स, सेरेमिक रिंग अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ अदर। कई सिटीज़ में हमें देखने को मिली रिंग बेल्स। एनसीईआरटी में देखेंगे तो रिंग बेल्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ये है। तो कई सिटीज़ में हमें ये रिंग बेल्स देखने को मिली। ये क्या होती थी? ये रोज ऑफ पॉट्स, या तो पॉट्स की रो बना दी जाती थी या सेरेमिक रिंग्स की। ये जो है ये सेरेमिक रिंग्स हैं। सेरेमिक यानी जैसे हमारा वॉश बेसिन होता है वो जिसका बना होता है, वैसे सेरेमिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ अदर, ये एक के ऊपर एक टॉप ऑफ अदर लगा दी जाती थी। यूज्ड एज टॉयलेट्स, ड्रेन्स एंड गार्बेज डंप। इनका यूज़ कैसे हुआ करता था? टॉयलेट्स की तरह, ड्रेन्स की तरह और गार्बेज डंप्स की तरह। फाउंड इन इंडिविजुअल हाउस, ये आपको हर एक के घर में मिला करती थी। तो ये हमने देखा स्कल्पचर्स के थ्रू।
सिटीज़ कैसी हुआ करती थी। अब देखते हैं ट्रेवलर्स या फिर सेलर्स। तो एक अननोन ग्रीक सेलर थे, ये जब इधर आए, इंडिया आए, तो इन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब किया, ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड, और इन्होंने द स्टोरी ऑफ बारेगाजा, जो कि इस समय भारूच है, तो भारूच को वो लोग ग्रीक में बारेगाजा बोलते थे, उनकी स्टोरी भी इनने बताई थी। आइए देख लेते हैं स्टोरी ऑफ भरूच। द गुल्फ इज़ वेरी नैरो एट बारेगाजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। तो यहाँ पे आते आते जो गुल्फ होता था वो बहुत नैरो हो जाता था, यानी बहुत पतला हो जाता था, और लोगों को बहुत मुश्किल से यहाँ आने का रास्ता मिलता था, वो नेविगेट नहीं कर पाते थे। जो शिप होती थी वो किंग के द्वारा रखे गए लोगों द्वारा चलाई जाती थी। कुछ इम्पोर्ट्स यानी बाहर से यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आया करती थी, वाइन आया करती थी, कॉपर, टिन एटसेट्रा जो लिखा है। एक्सपोर्ट क्या हुआ करते थे, प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज, आइवरी, एगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम, ये सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करती थी। स्पेशल गिफ्ट्स were brought by merchants for the king. This included vessels of silver, singing boys, beautiful women, fine wines and fine cloth. स्पेशल गिफ्ट लाए जाते थे मर्चेंट्स द्वारा, किसके लिए, किंग के लिए। इसमें सिल्वर के वेसल्स होते थे, गाने वाले लड़के होते थे, सुंदर सुंदर लड़कियां होती थी, वाइन्स हुआ करती थी और क्लॉथ हुआ करते थे। तो ये ग्रीक सेलर ने इस तरीके से भरूच को डिस्क्राइब किया था। आगे पढ़ते हैं कॉइन्स के बारे में। अर्लीस्ट कॉइन्स इन यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स डिजाइन पर पंच्ड ऑन टू द मेटल, सिल्वर और कॉपर। तो कॉइन्स के बारे में जब हम पैरा पढ़ेंगे तो सिर्फ इतनी बात निकल के आएगी कि जो सबसे पुराने कॉइन्स थे, अर्लीस्ट कॉइन्स थे, वो 500 साल तक यूज़ किए गए। ये पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, इन पे पंच मार्क्ड कर दिया जाता था, डिज़ाइन इन पे पंच कर दी जाती थी मेटल पे, और वो मेटल काय के होते थे, सिल्वर या फिर कॉपर के। इसके बाद अगला पैराग्राफ आएगा, सिटीज़ विथ मैनी फंक्शंस। उससे पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये एक संगम कलेक्शन की एक पोएम है जिसमें हमें अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज बताए गए हैं। तो ये आप रीड करिएगा और बताइएगा कि वो और क्या क्या एक्सचेंज किया करते थे। जब अब हम पढ़ते हैं सिटीज़ विथ मैनी फंक्शन। तो जो सिटी हम पढ़ने वाले हैं वो है मथुरा। मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। 2500 से ज़्यादा साल के लिए जो मथुरा थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट थी, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों थी, लोकेटेड एट क्रॉस रोड्स ऑफ 2 मेजर रूट ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड। देखो 2 मेजर रूट हुआ करते थे, ट्रैवलिंग के लिए भी और ट्रेड के लिए भी। ये उनके क्रॉस रोड्स पे हुआ करता था, जैसे फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जब नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट में जाना हो और जब नॉर्थ से साउथ में जाना हो तो मथुरा जो था वो इनके बीच में पड़ता था, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था। फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स। अब क्या हुआ, इसके अगल बगल कर दिया गया फोर्टिफिकेशंस, यानी बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई, मतलब फोर्ट बना दिए गए। एंड सेवरल श्राइन्स, श्राइन्स मतलब होता है धार्मिक स्थल, और बहुत सारे धार्मिक स्थल भी यहाँ पर बना दिए गए, मतलब भगवान वाली जगह, धार्मिक स्थल। फूड फ्रॉम फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो मथुरा में जो लोग रहा करते थे उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं हुआ करती थी, क्यों, क्योंकि अगल बगल वाले जो फार्मर्स हुए, हर्डर्स हुए, वो इनको खाना ला के दे देते थे। एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर प्रोड्यूस्ड हेयर। यहाँ पे जो भी नक्काशी हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, फाइन थी। आज से 2000 साल पहले मथुरा बिकेम सेकंड कैपिटल ऑफ कुशान्स। कुशान हमने देखा था जो कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में आते हैं, तो यहाँ पे जो मथुरा था उनकी सेकंड कैपिटल बना। ऑल्सो रिलीजियस सेंटर, देवर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन श्राइन्स एंड सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा। रिलीजियस सेंटर से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बना दी गई, जैन श्राइन्स बना दिए गए, मतलब जैनों के धार्मिक स्थल बना दिए गए, और कृष्णा की भी पूजा यहाँ पर होने लगी, उसके सेंटर यहाँ पर बनने लगे। इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन स्लैब्स एंड स्टैचूज फाउंड। यहाँ पे आपको स्टोन स्लैब्स से इंस्क्रिप्शन मिलते हैं और स्टैचूज भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत मिलेंगे। अगला पैराग्राफ है क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन।
तो क्राफ्ट में हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट रहा। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी फिर से देख लेते हैं। एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी फाउंड इन नॉर्थन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ब्लैक इन कलर एंड हैज़ अ फाइन शीन। यहाँ पर हमें बहुत फाइन पॉटरी मिली, कहाँ मिली? नॉर्दर्न पार्ट में मिली, सब कॉन्टिनेंट में, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये ब्लैक कलर में हुई और इसमें बहुत हैज़ अ फाइन शीन। तो इनका कलर क्या था? ब्लैक था, और शीन मतलब बहुत चमक थी। ये जो पॉटरी उन लोगों ने बनाई थी इस समय पे, ये काले रंग की थी, नॉर्थ पार्ट में मिलती थी, उसमें बहुत प्यारी चमक हमको देखने को मिलती थी, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुई। देखिए कुछ इस तरीके का दिखता था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, आप देख पा रहे हो तो इस तरीके की पॉटरी मिली जो कि बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुई उस समय, और इसलिए इसको मेंशन किया गया क्योंकि ये कुछ अलग था, कुछ हटके था। अब आगे देखते हैं सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ। अब देखते हैं कि क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से सेंटर बनाए गए। तो नॉर्थ में वाराणसी बहुत नाम हुआ उसका, और साउथ में मदुरई का बहुत नाम हुआ, किसके लिए? सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्राफ्ट पर्सन्स थे और जो मर्चेंट्स थे, है ना, इन्होंने क्या बनाई? अपनी एसोसिएशन बना ली और उसको बोल दिया श्रेणीज। मतलब जो भी क्राफ्ट पर्सन थे, मर्चेंट्स थे यानी व्यापारी थे, इन्होंने अपनी एसोसिएशन बना ली, यानी एक संस्था बना ली, और उसका नाम क्या दे दिया? श्रेणीज। श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूटेड फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब देखो जो श्रेणीज थे, इन्होंने अपनी जो क्राफ्ट पर्सन की श्रेणीज थी, ओके, जो क्राफ्ट पर्सन की श्रेणीज थी, इन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू करी। तो और क्या किया इन लोगों ने? रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करना शुरू कर दिया, मतलब ये रॉ मटेरियल लेकर आते थे। डिस्ट्रीब्यूटेड फिनिश्ड प्रोडक्ट, और इन्होंने जो फिनिश्ड प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बन जाता था उसको क्या कर देते थे? डिस्ट्रीब्यूट करना इन्होंने शुरू किया। श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड, और जो व्यापारी लोग होते थे उनकी जो श्रेणी हुआ करती थी, इन लोगों ने ट्रेड का ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, मतलब व्यापार को ये लोग ऑर्गेनाइज करने लगे। श्रेणीज श्रेणीज सर्व्ड एज बैंक्स ऑल्सो, इन्होंने क्या किया? बैंक्स की तरह भी लोगों को सर्विंग दी। कैसे? कि इनके पास कुछ लोग आते थे, मतलब जो अमीर लोग हुआ करते थे उस टाइम के, पैसे जमा कर देते थे, और वो पैसे उस समय बैंक नहीं हुआ करते थे, वो श्रेणीज में आके जमा कर दिया करते थे। तो उसका जो भी इंटरेस्ट होता था उन पैसों का, वो किस चीज़ में यूज़ हुआ करता था? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, जैसे मोनेस्ट्रीज हुई, या फिर अगर किसी को वापस चाहिए रहता था तो वो अपना इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस ले लेते थे, और जिन लोगों को नहीं चाहिए रहता था वो क्या कहते थे कि आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आप इसको डाल दीजिए। अब देख लेते हैं क्लोजर लुक उन लोगों ने किसका दिया है? अरिका मेडू का। हम क्लोजर लुक पढ़ते हैं अरिका मेडू का। बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स एगो, मतलब बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स एगो, अरिका मेडू कोस्टल सेटलमेंट। अरिका मेडू क्या था? कोस्टल सेटलमेंट था, मतलब ये जगह कहाँ थी? समुद्र के किनारे थी। शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड, देखो जो शिप्स आया करते थे बहुत दूर दूर से सामान लेकर, वो यहाँ पर अनलोड हुआ करते थे, मतलब अपना सारा सामान यहाँ पे उतारते थे और खाली हुआ करते थे। मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमको बहुत बड़ा मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। तो ये जो ब्रिक स्ट्रक्चर था, ये शायद उन लोगों का गोदान हुआ करता था, वेयर हाउस हुआ करता था, जो कि हमें इस साइट पर मिला। पोट्री फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन सच एज एम्फोरल जार्स, एरेटाइन वेयर वर फाउंड, यहाँ पर हमको पॉटरी मिली मेडिटेरियन रीजन से, जैसे कि एम्फोरल जार्स मिले, एरेटाइन वेयर मिले। और ये इसका जो एरेटाइन वेयर था ये इटली, नेम्ड आफ्टर सिटी इन इटली, इटली में एक सिटी है उसके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया। तो ये सारे पॉटरी भी हमको वहाँ से मिली। तो देखिए जो एम्फोरल जार्स थे वो ऐसे दिखते थे, ठीक है, और जो एरेटाइन वेयर थे वो ऐसे दिखते थे। तो ये सब भी हमको अरिका मेडू से मिले थे। रोमन डिजाइन्स पॉटरी मेड लोकली वर
फाउंड, हमको यहाँ पे ज़्यादातर जो पॉटरी मिली वो रोमन डिज़ाइन पे बेस्ड थी। तो जो भी चीज़ें यहाँ से मिली वो किस पे बेस्ड थी, रोमन डिज़ाइंस पे बेस्ड थी। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ का जो ट्रेड था वो रोम से भी हुआ करता था। रोमन लैम्प्स मिले, ग्लास वेयर मिले, जेम्स मिले, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली। स्मॉल टैंक्स मिले, प्रोबेबली डाइंग बेड्स यूज टू डाई क्लॉथ। उन टैंक्स में क्या हुआ करता था, कपड़ों में डाई की जाती थी, रंग दिया जाता था। एविडेंस मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास, हमें एविडेंस मिले, किस चीज़ के एविडेंस, कि जो बीड्स थे, मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन एंड ग्लास, ग्लास और कुछ कम प्रीशियस स्टोन जो थे उनकी मदद से क्या बनाई जाती थी, बीड्स बनाई जाती थी, उसके भी हमको यहाँ से एविडेंस मिले। अब चैप्टर ख़त्म यहाँ पे हो चुका है। अब हम देख लेते हैं एल्सवेयर में हमें क्या मिला। एल्सवेयर, रोम, रोम के बारे में हम जानेंगे। वन ऑफ द एल्डेस्ट सिटीज़ इन यूरोप, यूरोप की सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक थी कौन, रोम। डेवलप्ड एट टाइम ऑफ सिटीज़ इन गंगा वैली, जब यहाँ पर हमारी गंगा वैली के बाद सिटीज़ डेवलप हो रही थी तभी ये रोम भी डेवलप हुआ था। वॉज कैपिटल ऑफ लार्जेस्ट एम्पायर, ये किसकी कैपिटल थी, उस समय की वहाँ के जितने भी लार्जेस्ट एम्पायर्स हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करते थे, रोम उनकी कैपिटल हुआ करती थी। और ये जो एम्पायर था कहाँ से कहाँ तक फैला, यूरोप से नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया। ऑगस्टस एम्परर था, रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स एगो, आज से 2000 साल पहले जो ऑगस्टस था ये एम्परर थे, इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। और इन्होंने बोला था कि आई फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक एंड मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल, कि मैंने रोम को देखा था कि ये सिटी ऑफ ब्रिक थी, ये ईंटों का शहर हुआ करता था, लेकिन मैंने इसको काय का शहर बना दिया, मार्बल का शहर बना दिया। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स एंड पैलेसेस, इनने ऑगस्टस ने और बाद में जो भी रूलर्स आए उन्होंने वहाँ पे टेम्पल्स बनवाए, पैलेसेस बनवाए। दे बिल्ट ह्यूज एम्फी थिएटर्स, इन लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एम्फी थिएटर्स बनवाए। ये क्या होता था, ओपन एरिया होता था जिसमें लाइन टू लाइन टायर्स ऑफ सीट्स, मतलब लेवल के ऊपर लेवल क्या लगी हुई थी, सीट्स लगी हुई थी। हम देख लेते हैं ये कैसे दिखती थी। तो ये जो एम्फी थिएटर्स हुआ करते थे ये ऐसे दिखते थे। तो रोम में इसका बनना शुरू हो गया था। इसके बाद देखते हैं ह्यूज एक्यूडक्ट्स, ये एक्यूडक्ट्स क्या थे, ये चैनल थे जो कि पानी को सप्लाई किया करते थे, ये भी बनना शुरू हो गए। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो एनसीईआरटी ने दी हुई है। यूज़ ऑफ आयरन इन सब कॉन्टिनेंट, हमारे सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज़ कब शुरू हुआ, आज से 3000 साल पहले। इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ आयरन सिटीज पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स, इन सारी चीज़ों का इंक्रीज कब हुआ, आज से 2500 साल पहले। बिगनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, जो संगम लिटरेचर था, देखिए जो हमने बात करी थी कि पीछे हमने पढ़ा था ना कि ये तमिल के वर्ड्स कहाँ से आए, ये जो तमिल के वर्ड्स हैं ये हमें संगम लिटरेचर से ही मिले थे। ये हमने बीच में एनसीईआरटी के जो डाटा दिए होते हैं उसमें हमने पढ़ा था कि जो संगम लिटरेचर है उसी में हमने देखा था जितने भी तमिल वर्ड्स थे वो वहाँ से आए। सेटलमेंट इन अरिकामेडू, अरिकामेडू में सेटलमेंट कब हुआ, बिटवीन 2200 और 1900 ईयर्स एगो, इस समय के बीच में अरिकामेडू में सेटलमेंट हुआ। अब आइए पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में हमने बीच बीच में कुछ चीज़ें मिस करी हैं उसको देख लेते हैं। ये जो स्टोरी है द क्लेवर पुअर मैन, ये जातकाज की स्टोरी में से एक है। तो एक बार क्या होता है कि एक बहुत क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन अ सिटी, एक बहुत चतुर गरीब यंग मैन था, यंग आदमी था, वो सिटी में रहा करता था। हिज ओनली रिसोर्स वॉज अ डेड रेट, उसके पास सिर्फ क्या चीज़ थी, डेड रेट, मरा हुआ चूहा था। तो उसने सोचा कि मैं इसको एक कॉइन के लिए होटल में बेच देता हूँ ताकि होटल की जो कैट है वो उसको खा ले। Then one day there was a storm. The king's garden was littered with branches and leaves and the gardener was at a loss at how to clear the mess. The young man offered to clean the garden if he could keep the wood and leaves. The gardener agreed at once. अब क्या हुआ, बहुत तूफान आया तो किंग का जो गार्डन था वहाँ पे बहुत झाड़ झंकड़ फैल गए, ब्रांच हो गई, लीव्स हो गई। तो जो गार्डनर था उसको कोई आदमी चाहिए था जो ये सारा सब कुछ साफ करे। तो गार्डनर ने किसको पाया, इस यंग मैन को पाया, और यंग मैन ने बोला कि मैं पूरा गार्डन आपका क्लीन कर दूंगा लेकिन आपको बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, वुड एंड लीव्स देनी पड़ेगी। तो गार्डनर एग्री कर गया।
The young man rounded up all the children who were playing with and offered sweets for every stick and leaf they could collect. In no time, every scrap had been neatly piled near the entrance. Just then, the king's potter was on the lookout for fuel with which to bake his pots. तो यंग मैन ने अब क्या किया, उसने सारे बच्चों को बोला कि मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा, तुम्हें जितना भी गंदगी है इसको साफ कर दो। तो बच्चों ने थोड़ी ही देर में सब कुछ साफ कर दिया और वो सारा जो भी लीव्स और लकड़ी वगैरह था वो अपने साथ ले गया। फिर क्या हुआ कि किंग का पॉटर था उसने देखा कि मुझे फ्यूल की ज़रूरत है ताकि मैं पॉट्स को क्या कर सकूं, बेक कर सकूं, मतलब उन्हें बेक कर दूं, ताप सकूं। तो उसने क्या, उसको ज़रूरत पड़ी तो यंग मैन ने कुछ पैसों में उसको क्या कर दिया, जितना भी उसने इकट्ठा किया था लकड़ी वगैरह वो उसको बेच दी, तो उसको जला के उसको बेक कर देगा। अब जो यंग मैन है ये आगे बढ़ा। नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान, इसने दूसरे प्लान के बारे में सोचा। ही कैरिड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट एंड ऑफर्ड वाटर टू 500 ग्रास कटर्स। इसने क्या बोला, अब ये पानी का जार लेके चला गया और इसने जो 500 ग्रास कटर्स थे उनको पानी ऑफर किया। दे वर प्लीज्ड एंड सेड यू हैव डन अस अ गुड टर्न, टेल अस व्हाट कैन वी डू। उसने, अब वो सब प्यासे थे, उन्होंने बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या करें। ही रिप्लाइड आई लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प। इसने बोला कि मैं तुम्हें तब बता दूंगा जब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए रहेगी। ही रिप्लाइड, ठीक है। ही देन मेड फ्रेंड्स विद अ ट्रेडर। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विद 500 हॉर्सेस। हियरिंग दिस आर यंग मैन वेंट बैक टू ग्रास कटर्स। अब देखो वो कितना दिमाग वाला था, वो एक ट्रेडर उसका दोस्त बन गया। उस ट्रेडर ने उसको बताया कि कल एक डीलर आएगा जिसके साथ 500 हॉर्सेस रहेंगे। तो जैसे इसने ये सुना वो चला गया ग्रास कटर्स के पास। किसके पास गया, ग्रास कटर्स ने बोला प्लीज़ गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड। उसने बोला कि मुझे अपनी ग्रास दे दो और तुम जब तक इन्हें मत बेचना जब तक मेरी ना बिक जाए। दे एग्रीड, उन्होंने अब आपस में डील कर ली कि हाँ चलो ऐसे ही करेंगे। और उसने उसको कितने बंडल्स दे दिए, 500 बंडल्स ऑफ ग्रास दे दिए। व्हेन द हॉर्स डीलर, अब जो हॉर्स डीलर था वो, अब घोड़े आए हैं तो घोड़े घास तो खाएंगे, तो वो इधर उधर भटका कि कहीं से ग्रास मिल जाए, लेकिन ये तो उस ग्रास कटर से डील कर चुका था कि मेरे सिवा तुम किसी को ग्रास मत देना। तो वो जो हॉर्स डीलर था वो वापस इसी यंग मैन के पास आता है और उससे वो ग्रास खरीद लेता है कि फॉर 1000 कॉइन्स। कितने कॉइन्स के लिए, 1000 कॉइन्स में वो उससे ग्रास खरीद लेता है। इस तरीके से उस यंग मैन को बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो इस तरह की स्टोरीज बताती है कि वो लोग कैसे ट्रेड करते थे सिटीज़ में, कितने क्लेवर हुआ करते थे। तो ये भी एनसीईआरटी ने हमें बताया। देखिए, फिर जब हम क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन का पैराग्राफ पढ़ रहे थे उसके बाद आता है रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। इसमें हम देखते हैं कि कैसे उस समय वो लोग स्पिनिंग और वीविंग किया करते थे, कढ़ाई बुनाई देखा करते थे। तो वुमेन्स को, विडोज जो हुआ करती थी, यंग वुमेन्स हुआ करती थी, उनको इस काम पर रखा जाता था। उन लोगों को रॉ मटेरियल दे दिया जाता था और वो उस पर काम किया करती थी। कुछ लेडीज़ ऐसी हुआ करती थी जिन्हें घर से परमिशन नहीं मिलती थी, तो उनके घर पे रॉ मटेरियल पहुंचा दिया जाता था और वो सारा कढ़ाई बुनाई का काम कंप्लीट करके रख दिया करती थी। और अगर कोई ऐसा इंसान होता था, कोई ऐसा आदमी होता था जो उन वुमेन से काम को छोड़कर कोई अलग बात किया करता था, तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी किंग द्वारा, क्योंकि वो सीधे बात कर लेती थी वहाँ जाके वो वुमेन। और अगर कोई औरत अपना काम कंप्लीट नहीं करती थी उस समय पे तो उसको फाइन भरना पड़ता था या फिर वो लोग उसका अंगूठा काट दिया करते थे। तो कुछ इस तरीके के रूल्स उन लोगों ने बनाए थे, इसलिए इतने फाइन हमको क्राफ्ट देखने को मिलते थे उस समय पे। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।